नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आज 15 जुलाई को भारत सरकार की तरफ से 44,228 पोस्टें निकाली गई हैं भारतीय डाक ऑफिस में। इसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें हैं, जिसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 तरीके की पोस्ट निकाली है पूरे भारत देश के। आप किसी भी राज्य से आसानी से इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक जनरल वर्ग से आते हैं या फिर आप ओबीसी हैं तो 100 रुपये में फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप एक SC ST हैं, यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो आप लोग फ्री में फॉर्म भर पाएंगे। वहीं अगर आप एक महिला हैं और किसी भी वर्ग से आती हैं, चाहे आप जनरल से हों या फिर आप EWS हों, OBC हो या SC ST हो, फ्री में फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म भरने वाले हैं इसी वैकेंसी का, जो कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्म भर के बता देता हूँ। वैकेंसियाँ जब 44,000 की संख्या में निकलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा भारत देश की जो संख्या है उसमें से लगभग 4-5 लाख लोग आराम से इसका फॉर्म डालेंगे। जैसा कि हम देखते आए हैं, जब हज़ारों वैकेंसियाँ आती हैं तो लाखों फॉर्म डल जाते हैं। यहाँ तो फिर भी हज़ारों में भी 44,000 वैकेंसी हैं। सोचिए, पूरे भारत देश से 44,000 लोगों को इसमें वैकेंसी जॉब मिलेगी। 10वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके साथ साथ आप जिस भी डाक विभाग के ऑफिस में, जहाँ पर भी जिस भी जगह पर अपनी पोस्टिंग लेंगे, जहाँ के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा, यानी कि वो भाषा जो वहाँ के लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं, वो भाषा आनी ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर इसका फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब पूछा जाएगा कि आप पोस्टिंग कहाँ जा, जहाँ भी आप पोस्टिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पोस्टिंग के बाद अगर वहाँ की सामान्य भाषा नहीं आती तो आप कैसे वहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है। इस चक्कर में आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले सामान्य भाषा उस जगह की जहाँ पर पोस्टिंग लेनी है वो आनी चाहिए। अब बात आती है, काफ़ी ऐसे लोग हैं भारत देश से जो ये पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे ये बात पूछ सकते हैं कि भाई बिहार में कितनी वैकेंसी आई है, राजस्थान में कितनी आई है, गुजरात में या फिर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कितनी वैकेंसी आई है। तो ये सवाल बहुत कॉमन सा है। आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के GDS की वेबसाइट पर आना है, वहीं से आप इस नोटिस को देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी आई है। देखो दोस्तों, डाक विभाग में ना राज्य को सर्कल बोला जाता है, और जहाँ राज्य के अंदर जो अलग अलग ऑफिस होते हैं पोस्ट ऑफिस के, उसको बोला जाता है डिवीज़न। यानी कि आप लोगों के डाक विभाग के लिए भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसको ये लोग सर्कल बोलते हैं। राज्य के अंदर जितने भी ज़िले हैं उनको ये डिवीज़न बोलते हैं, और उन ज़िलों के अंदर जो ऑफिस आते हैं पोस्ट ऑफिस के, उसको ये लोग पोस्ट ऑफिस कह देते हैं। पोस्ट ऑफिस भी दो तरह से होता है, एक होता है SO, एक होता है BO, ब्रांच ऑफिस। या आपके एरिया में एक ब्रांच ऑफिस होता है, ब्रांच होती है। दूसरा इसमें होता है सेक्शन ऑफिस, मतलब ज़िले के अंदर एक ब्रांच ऑफिस जनरली एक ही होता है, सेक्शन ऑफिस एक या दो, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपका फॉर्म भरवा देते हैं। अगर आप बात पूछते हो कि भाई आज नोटिफिकेशन आया है, तो आप हमें ये भी बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, फॉर्म भरने का डेट क्या है, इसके साथ साथ क्या डिसेबिलिटी वाला, क्या कोई दिव्यांग इंसान फॉर्म भर सकता है, दिव्यांग नहीं, अगर विकलांग भी है तो क्या फॉर्म भर सकता है, या किसी को सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, या फिर उसको कम दिखाई देता है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। मैंने इसके पीछे पहले ही वीडियो दे दिया है, अभी से 1 घंटे पहले आपके लिए वीडियो डाल दिया है चैनल पर, जाकर सभी चेक करें। पूरे भारत से आप कहीं से भी हैं फॉर्म भर सकते हैं। उम्र चाहिए 18 से 40 के बीच की उम्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी में आता है तो वो व्यक्ति, डिसेबिलिटी वाले को 10 साल की और छूट है, यानी कि डिसेबिलिटी वाला 50 की उम्र तक होने तक फॉर्म भर सकता है। वहीं अगर कोई डिसेबिलिटी वाला साथ साथ उस वो SC ST भी है तो 55 की उम्र होने तक वो फॉर्म भर सकता है। मतलब समझिए, ये जो जॉब आई है वो 18 साल से लेके 55 साल के व्यक्ति तक के बीच के लिए
फॉर्म आया है। तो आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। आपको अगर जानना है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह, तो उसके लिए वीडियो हम दे चुके हैं, पूरा प्रोसेस बता चुके हैं कैसे सिलेक्शन होगा। इसमें मेन खास बात दोस्तों ये है कि इसमें किसी को भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ 10वीं पास होगा तो उसको फॉर्म भर के वैकेंसी मिल जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें मेरिट बनेगी आपके 10वीं के नंबर से। तो 10वीं में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ये जॉब मिल सकती है। मतलब मान के चलें आप 44,000 वैकेंसियों के लिए अगर 4 लाख लोग भी फॉर्म भर देते हैं तो वैकेंसी 44,000 ही हैं, तो उतनी ही मिलेंगी। तो जो व्यक्ति 70%, 80% या 90% अपने 10वीं में लाया होगा उसको आसानी से मिल जाएगी ये वैकेंसी। वहीं जो व्यक्ति 50% लाया है, 60% लाया है, या फिर सिर्फ 10वीं में पास हुआ है, तो उसके चांस कम हो जाते हैं इस वैकेंसी को मिलने के। क्योंकि इस वैकेंसी में साफ लिखा है कि यहाँ पर हम 10वीं के नंबर से सिलेक्ट करेंगे। जो कैंडिडेट 10th में ज़्यादा नंबर लाया है, मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा हैं। और जिसके कम है उसको सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से हो सकता है, क्योंकि मेरिट आपकी मार्क्स से बन रही है और मार्क्स जिसके ज़्यादा है उसका ही सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आप फॉर्म ना भरें, है ना। ऐसा मैं इसलिए बोलूँगा दोस्तों क्योंकि आप पिछले साल की कट ऑफ वगैरह चेक करना। इसमें कट ऑफ का सीन यही रहेगा कि भाई इसमें कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, तो कट ऑफ निकालेंगे नहीं। तो इसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसमें सिलेक्शन करेंगे आपके 10th के मार्क्स से। तो पिछली साल आप देखना कि पहली मेरिट लिस्ट जो बनी थी वो उसमें वो कितने नंबर तक के व्यक्तियों को सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, डाक विभाग भारत देश का आपकी मेरिट लिस्टें निकालता है। ठीक है, हाँ, आपकी मेरिट लिस्ट निकालता रहता है डाक विभाग। करता ऐसा है वो कि हर बार सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट निकालेगा, उससे जितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, अब वैकेंसियाँ अगर वैकेंट होंगी तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, अदरवाइज थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, फोर्थ आएगी। तब तक आएंगी जब तक कि पूरी 44,200 वैकेंसीज भर ना जाए। इंडियन पोस्ट ऑफिस की सारी वैकेंसियाँ मेरिट से भर दी जाती हैं, कोई भी वैकेंसी वैकेंट नहीं छोड़ते। नेक्स्ट ईयर नई वैकेंसीज आती हैं, यही वैकेंसी जो खाली होती हैं वो, और कुछ इसमें नई वैकेंसी और ऐड होती हैं। जैसे कि डाक विभाग अपने जगह जगह ऑफिस बना रहा है तो और स्टाफ चाहिए होता है, तो हर साल वैकेंसियाँ इसमें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो डाक विभाग के अंदर वैकेंसियाँ इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में आता है, तो चांस बढ़ते हैं कि यहाँ वैकेंसियाँ बढ़ेंगी ही। तो इसीलिए डाक विभाग वालों की वैकेंसियाँ हर साल बढ़ती हैं, क्योंकि उनके डाक विभाग हर जगह ऑफिस बढ़ते हैं तो स्टाफ चाहिए होता है, तो वैकेंसियाँ बढ़ती हैं। पहले तो 30,000 वैकेंसी इस बार जो आई हैं 44,000, उसमें से 30,000 वो हैं जो पिछली साल वाली खाली हुई होंगी, वो आई हैं। बाकी की 13 से 14,000 वैकेंसी इसलिए भी ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि नए ऑफिस बनाए गए होंगे पूरे देश भर में, तो उन डाक विभाग के ऑफिस में आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, इसीलिए आप ये ना सोचें कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा कैसे हुई, उसका कारण मैंने बता दिया। इनके ऑफिस, इनके ब्रांच बढ़ गए होंगे, ठीक है, इस चक्कर में, और स्टाफ ज़्यादा चाहिए होगा, उसके कारण वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। सैलरी 10-12 हज़ार से शुरू होती है, 25 से 28 हज़ार के बीच में पर मंथ में होती है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर बीपीएम बनता है यानी कि ब्रांच का पोस्ट मास्टर बनेगा तो 28,000 मिलेंगे। वहीं अगर वो ABPM बनेगा यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट बनता है तो उसको 24,000 होते हैं सैलरी के। और वहीं अगर कोई डाक सेवक बनेगा तो उसको मिलेंगे वही 23-24 हज़ार के करीब। ये मैक्सिमम सैलरी यानी कि शुरू में आपको 20-25 हज़ार ही मिलेंगे। ठीक है, GDS के अंदर डाक सेवक को मिलते हैं 20,000 के करीब, 25,000 के करीब आपके BPM पोस्ट पर मिलते हैं। याद रखिए ये शुरुआती सैलरी होगी। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी सब चेक कर लीजिए। इस वीडियो में फॉर्म भर देंगे, 100 रुपये लग रहे हैं, पूरा फॉर्म भर लेते हैं हम इसके अंदर। और वैकेंसीज आप सर्कल वाइज देखिए, सारा कुछ देखिए। ठीक है, कोई तैयारी कराएंगे नहीं क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम है नहीं। ठीक है, तो आपको लिंक दे दिया है मैंने, इस वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई लिंक, और सर्कल वाइज वैकेंसीज़ का लिंक एक नोटिस में दे रखा है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये साफ साफ लिखा है 44,228। ये एक ऐसा नंबर बनाया है, देखो 44,228। लोग देख के थोड़ा चौंक जाए कि क्या वैकेंसी आई है। ये कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती है। आप देखना CGL जब भारत देश में SSC की वैकेंसी आती है
तो वो भी कभी भी ऐसे अप्रॉक्स नहीं आती कि 15,000 17,000, वो आएंगी 17,700 कुछ। ठीक है, इसी तरीके से CHSL में भी होता है, MTS में भी होता है, ये इस तरीके का नंबर निकलता है हर बार। हो सकता है कभी आगे पीछे रहे, जैसे यहाँ पर 44,228 लोग चाहिए पूरे भारत देश से, भारत देश के पोस्ट ऑफिस के अंदर रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्म भर लेते हैं। इस वाले वीडियो में नोटिफिकेशन आपको दे दिया, फॉर्म इस वीडियो में आ जाएगा। एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह ऐसा कुछ रहेगा नहीं इसके अंदर। CGL और MTS ALP और बाकी पोस्टों की प्रिपरेशन बैंक वालों की, रेलवे वालों की, बैंक वालों की और सरकारी विभाग वालों की जितनी भी है, भारत देश की ही नहीं, दुनिया के हर कंट्री के हर लोगों के लिए प्रिपरेशन इसी चैनल पर रहेगी। किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब कुछ यहीं प्रोवाइड होगा। तो इंडिया पोस्ट GDS के वेबसाइट पे आना है, सबसे पहले स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है और फिर हम चलते हैं आगे को। नोटिफिकेशन ये रहा, ये डिस्कस्ड है पहले से ही, तो यहाँ पे नहीं होगा, वैकेंसीज कवर्ड हो चुकी है। फॉर्म इसमें भरा जा रहा है, तो वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट मेल ID। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो इस तरीके से एप्लीकेंट का नाम वो होना चाहिए जो उसके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पर है, क्योंकि कैंडिडेट अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट का ही नंबर यहाँ यूज़ कर सकता है। जो भी उसके 10th सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है सेम वैसी स्पेलिंग डालनी है, उसके फादर का नाम भी वैसा ही डालना है उसको जैसा कि उसके 10th के मार्कशीट पर होगा। सेम अपने डेट ऑफ बर्थ को भी वही डाले वो जो उसके 10th के मार्कशीट पर है, क्योंकि अगर वो गलतियाँ करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके लिए वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि गलती फॉर्म में नहीं करनी है। जैसे आप देख सकते हो 10 अक्टूबर 2002 मोहन लाल, ये फादर नेम मैंने डाला, अपना नाम डाला है, मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ करेक्ट देना है। अब आप जैसे वैलिडेट मोबाइल नंबर पर टिक करते हैं तो आपको एक OTP सेंड होता है आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे डालना है। देखो इस तरीके से आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है कि वैलिडेट है, आप एक एक्चुअल और एक सही नंबर दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक अपना नया मेल ID देना है, वो भी करेक्ट देना है, क्योंकि आप कुछ भी गलत देंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं और गलत जानकारी देने के चक्कर में फॉर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है, गलत जानकारी दोगे आपका फॉर्म अभी तो कैंसिल नहीं होगा, बाद में रिक्रूटमेंट के समय पर ये चीज़ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले हमारी मेल ID पर आएंगे और मेल ID पर हम देखेंगे क्या हमें कोई वन टाइम पासवर्ड, एक समय का पासवर्ड रिसीव्ड हुआ है क्या। तो ये रिसीव्ड हो गया, तो इससे हमने मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों वेरीफाई कर दिए। अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर भी डाल देता हूँ। देखो वैसे इन लोगों ने अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ दे रखा है, आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहीं पर इंस्ट्रक्शन में रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस, फीस पेमेंट का भी प्रोसेस और इसके अलावा फॉर्म भरने का प्रोसेस, तीनों का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, प्रोसेस बता रखा है। फिर भी आप इन तीनों प्रोसेस को देखकर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने फॉर्म यहाँ भरवा दिया है। हालांकि मैं चाहता तो इंस्ट्रक्शन से ही समझा देता, लेकिन मैंने कहा कि इस वाले फॉर्म में फ़ीस प्रोसेस आखिर में हो रहा है, इसी चक्कर में मैं यहाँ पे आपका फॉर्म भरवा रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस इशू है। मान लीजिए मेरे तो 100 रुपये ही लगते, लेकिन जब जो पोस्ट मुझे लेनी नहीं है उसके लिए 100 रुपये का भी मैं वेस्ट क्यों करूं, इस चक्कर में मैंने इस फॉर्म को आपके लिए भरवाने के लिए, प्रैक्टिकल फॉर्म प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज़ हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है, आप अगर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस सारी जानकारी को हर एक व्यक्ति तक, और कमेंट में नए टॉपिक बताइए जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में। कम्युनिटी देखो, आप EWS हो तो EWS ही डालना, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो, लेकिन इसको फिर अगर EWS का बेनिफिट लेना है तो EWS ही चूज़ करना,
ठीक है भाई, जिसको नहीं लेना वो जनरल कर देना। मैं आपको बता दूं, मेरिट लिस्ट में आपका चांस ज़्यादा हो जाता है अगर आप एक EWS हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसमें क्या है, मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आई थिंक बनती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन 10th मार्क्स से होता है, ठीक है। तो दिल्ली में आप देखते हो, इसमें आपका मतलब इसके अंदर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें पता लग जाता है, पहली वाली मेरिट लिस्ट देखना और इसी तरीके से लास्ट मेरिट लिस्ट देखना, दोनों में फ़र्क देखना मार्क्स का, तो आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि सिलेक्शन के लिए हमें कौन सी कैटेगरी लेनी चाहिए। जनरल वालों को तो EWS से ही जाना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इनकम वाला सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर नहीं है और उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे आपके पास ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा पैसा है और आप एक जनरल हो, तो आप जनरल से ही फॉर्म डालो, वहाँ EWS बिल्कुल मत लो, ठीक है। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, मतलब वो सर्कल, मतलब वो राज्य है जहाँ से 10th पास करी। तो मैंने दिल्ली बता दिया है, आप बताना गुजरात, हरियाणा और इस तरीके से पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु या उड़ीसा, जहाँ से भी आपने पास किया है अपने 10th को। याद रखें, ये लोग राज्य को सर्कल कहते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने दिल्ली बता दिया तो दिल्ली हो गया, आपने 10th जहाँ से पास किया है, ठीक है। अब क्लिक ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, आपने अपने 10th को कब पास किया। अब देखो, जैसा इन्होंने फॉर्म में बोला कि आप 18 से 40 के बीच हो तो फॉर्म भर सकते हो, तो इसी चक्कर में आपकी उम्र 1970 से लेके 2024 तक के बीच में क्यों आ रही है, क्योंकि 1970 से 2024 तक 54 साल होते हैं और आपके सारे रिलैक्सेशन वगैरह सब मिलाकर आपकी एज 18 से 54 तक की होनी चाहिए, 55 तक की होनी चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति जो 1970 में बर्थ लिया था वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, मतलब 1970 वाले साल से 2024 के बर्थ का हर एक व्यक्ति इस पर फॉर्म भर सकता है, ये क्राइटेरिया इसमें फिक्स है, ठीक है। हालांकि 40 एज मैक्सिमम है, अगर आप एक SC ST हो तो 45 की उम्र तक भी फॉर्म भर सकते हो, ये क्राइटेरिया आपको पहले बता दिया गया था, तो वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर क्या लिखा है, 10th कौन सी साल में पास करी, तो 10th आपने कब पास करी बता देना। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे कि मैंने बता दिया 2021 में 10th पास आउट करी। अब इसमें आपको करना क्या है, ये कैप्चा होता है, ये टैक्स जो लिखा है, इस टैक्स को ऐसे ही डालना है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में, उसके बाद ये सबमिट पर टिक कर देना है। और कैप्चा एक्सपायर हो गया इन्होंने कहा, तो अब ये कैप्चा हमें दोबारा देंगे। देखो ये कैप्चा आ चुका है दोबारा, तो हम इसको, ये नए वाले कैप्चा को दोबारा से इधर ऐसे डाल के सबमिट पर टिक करेंगे। और फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड, प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग द रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो ओके कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट डिटेल क्या डालनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप हो गया है, बहुत ध्यान से भरिएगा दोस्तों, 44,000 वैकेंसियाँ हैं, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको 25 से 30,000 की सैलरी मिलेगी, किसी पोस्ट पर 24,000 है, किसी पर 28,000 है, दो तरह की सैलरी हैं। जो 24,000 वाला होगा उसको 20,000 मिलेंगे शुरू में, जो 28,000 वाली पोस्ट है उसको 24 से 25,000 रुपये शुरू में मिल जाएंगे, ठीक है। उसका सैलरी स्केल देख के बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके अंदर TRCA रूल है, मतलब आप जितने ज़्यादा घंटे काम करते हो उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। आप अगर 10th पास हो और आधार कार्ड नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो बिना आधार कार्ड के। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने बोला नहीं, अगर हो तो यस करना है। लैंग्वेज स्टडीड इन 10th में कौन सी भाषा पढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने, देखिए लैंग्वेज स्टडीड इन 10th। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 10वीं में अपने हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हो, तो मुझे ऑप्शन लैंग्वेज में इंग्लिश मिल गया तो मैंने इस पर टिक कर दिया। मान लीजिए इंग्लिश के साथ मैंने हिंदी भी 10th में पढ़ लिया था तो मैंने उस पर भी टिक कर दिया, ठीक है। और मैंने मान लीजिए 10th क्लास में लैंग्वेजेस, यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, मीडियम की बात नहीं हो रही है, मतलब 10th आपने पढ़ी लेकिन वो गुजराती भाषा पढ़ी वहाँ पर, या हिंदी पढ़ी, या कन्नड़ा, कश्मीरी, इनमें से कौन सी भाषा। ये जो लैंग्वेज की लिस्ट है ये एक्चुअल भाषा का सब्जेक्ट है, ये वो नहीं लिखा कि कौन सी लैंग्वेज मीडियम में सारे सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज इसमें आपने गुजराती पढ़ी हो
तो आप टिक करिए, किसी ने कन्नड़ा पढ़ी हो तो टिक करिए। ये भाषाओं की बात हो रही है, मीडियम की बात नहीं हो रही। जैसे आप अपनी 10वीं या 12वीं को सारे सब्जेक्ट को किसी एक भाषा में पढ़ते हैं। जनरली गुजरात के अंदर लोग सारे सब्जेक्ट्स को 10th-12th में गुजराती में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वो लोग इधर इंग्लिश भी चूज़ करेंगे, गुजराती भी चूज़ करेंगे। समझ रहे हो? वही है, मतलब कि जो लैंग्वेज 10th में पढ़ी है वही इधर डालनी है। ठीक है, जैसे इंग्लिश हिंदी मैंने पढ़ी थी 10th में, ओके कर देंगे। सिलेक्ट वेदर एम्प्लॉयड, तो अगर कोई पहले से जॉब नहीं कर रहा तो नो करना है, अगर कोई आप में से जॉब कर रहा है तो यस कर देना। वेदर एम्प्लॉयड, ये तो आपका अब एनओसी वगैरह नहीं लगता है। कोई जॉब करता है तो उसको एनओसी सबमिट करना पड़ता है। एनओसी होता है कि कहीं आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद एक और जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन होता है उस कंपनी से जहां आप काम करते हैं, वो सबमिट होता है। कंपनी या जिसके भी जगह पे काम कर रहे हैं उससे वो जमा करवाया जाता है। अब फ़ोटो यहाँ सबमिट होगी, फ़ोटो का फॉर्मेट होगा जेपीजी फॉर्मेट होगा, 50 KB से कम होनी चाहिए। डायमेंशंस यहाँ लिखी आ गई हैं। सेम सिग्नेचर भी 20 KB से कम हो। तो चूज़ फाइल पे जाते हैं, सबसे पहले हम डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे सर्च करूँगा, इस तरीके से हमारी फ़ोटो आ चुकी है और सही से यहाँ पर आप देख सकते हो ये डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो है और यहाँ अच्छे से आ चुका है। सिग्नेचर के लिए आप देखते हो तो यहाँ पर हम ऐसे आएंगे और यहाँ पे हमने साइन अपलोड कर दिया। आप देखो साइन और फ़ोटो दोनों अच्छे से अपलोड हो गई है। सबमिट पर टिक कर देते हैं तो आप देखते हो कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर हमने दिया नहीं है। आप आधार नंबर बिना दिए भी इस जॉब को ले सकते हैं। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी वगैरह सब डाल दिया है। कौन से साल में 10th पास किया, कहाँ से किया, कौन कौन सी भाषा 10th में पढ़ी, वो सब, और टिक करके सबमिट। ठीक है, अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आप कंटिन्यू टू अप्लाई पे टिक कर देना, सिंपल। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। सर्कल अप्लाइंग फॉर, याद रखिए आप पूरे देश में से किसी एक राज्य में ही फॉर्म भर सकते हैं, किसी एक राज्य के लिए, जैसे दिल्ली, गुजरात, कहीं के लिए भी। जैसे मैं मान लेता हूँ मैं महाराष्ट्र के लिए फॉर्म भर देता हूँ, तो मुझे मराठी आनी ज़रूरी है वहाँ के लिए। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश भर रहा हूँ क्योंकि वहाँ हिंदी से काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक वन टाइम पासवर्ड मुझे सेंड हुआ है, वो मेरे डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर रिसीव्ड हुआ है, तो वो मैं इधर डाल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा आ जाता है, तो कैप्चा में जो जैसा लिखा आए वैसा ही देखकर उसको डालना होता है और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हम फॉर्म भर रहे हैं मध्य प्रदेश सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। मध्य प्रदेश की वैकेंसियाँ रीड करूं अगर मैं, 16वें नंबर पर है ये। मध्य प्रदेश में देखिए खूब अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 4000 बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक मिला के 4000 लोग वहाँ पे चाहिए। तो मध्य प्रदेश तो राज्य भी बड़ा है और वैकेंसियाँ भी बहुत सारी आई हैं। ठीक है, तो हमारे चांस अच्छे हैं इधर जॉब मिलने के। अब मेरे को एड्रेस देना है, तो मैं एड्रेस दे देता हूँ, जैसे कि डोर हाउस नंबर। जैसे देखो मैंने ये बताया डी ब्लॉक 30 नंबर हाउस नंबर है, और मैंने बोला मेरा परमानेंट एड्रेस, और मुझसे बात करने के लिए आने किसी को आना है ऑफिशियल को तो उसका एड्रेस सेम है। स्ट्रीट मतलब किस गली है, कौन सा गली का ये एरिया है वो बता दिया। और यहाँ पर इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म का एड्रेस हो जाता है। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताना है 10th बोर्ड। 10th बोर्ड आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप सीबीएसई बोर्ड से करते हैं या फिर आप आईसीएसई बोर्ड से भी कर सकते हैं। ओपन वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, मैंने सीबीएसई डाला है।
सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो रिजल्ट टाइप में बताना है मार्क्स या ग्रेड। अगर किसी का मार्क्स में नंबर आया था 10th में तो वो मार्क्स से बताएगा, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ आपको बताना है कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने नंबर आए। देखिए सिलेक्ट रिजल्ट टाइप पूछा है तो आपने मार्क्स बताया। इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपने जो पढ़ी है वो आपने कौन सी भाषा में पढ़ी है वो आई थिंक इसमें पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैथ्स, रिजल्ट टाइप हो गया हमारा। अब ये पूछ रहे हैं आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए वो बताओ, ठीक है। मैथ्स में कितने आए, साइंस में कितने आए, ये सब बताना है तो बताओ। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे मैथ्स में 79 आए, साइंस में मेरे 76 आए थे, सोशल साइंस में मेरे 85 मार्क्स आए थे, और वहीं मेरे इंग्लिश के अंदर 84 मार्क्स आए थे 10th के अंदर, ठीक है। ये मैंने बता दिया। और अगर आप चाहो तो और एक आध कोई इसके अलावा, इन 4 सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट अगर आपने 10th में पढ़े थे, जैसे कि अरेबिक, असमी, बंगाली, भूटिया, बोडो, है ना, या और कोई भाषा इनमें से आपने अगर पढ़ी है 10th में तो उसको भी आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने गुजराती भी 10th में पढ़ी थी, तो गुजराती में मेरे कितने मार्क्स आए, 76 आए, इस तरीके से बता दिया। मान लो मैंने गुजराती 10th में नहीं पढ़ी है, सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट पे दोबारा जाकर इसको सबमिट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इफ़ सी जी पी आई इज़ नॉट अलर्टेड बाय बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड। मान लीजिए आपको 10th में सी जी पी ए नहीं मिला है, आपको एक्चुअल मार्क्स और परसेंटेज मिला है, तो आप इसको छोड़ देना। जैसे मैंने इधर ड्रॉप कर दिया और ओके कर दिया। इन्होंने बोला कि स्ट्रीट स्ट्रीट बतानी ज़रूरी है, तो मैंने बोल दिया ये स्ट्रीट है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो प्लीज़ एंटर स्ट्रीट नेम इन परमानेंट एड्रेस फील्ड। तो परमानेंट एड्रेस फील्ड के अंदर स्ट्रीट नेम पूछ रहे हैं, मैंने इसको बोल दिया सेम एड्रेस मेरा जो कम्युनिकेशन वाला है वही परमानेंट है, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करोगे आप, तो यू हैव नॉट स्टडीड लोकल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश सर्कल प्लीज़ चेक। तो ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश सर्कल की आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। जैसे आप देखते हो तो मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, और जैसे कि मैंने फॉर्म में बताया कि मैंने गुजराती पढ़ी है, तो मेरे को इधर करना होगा हिंदी, क्योंकि मध्य प्रदेश की वैकेंसी के लिए मुझे हिंदी आना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे हिंदी में 96 मार्क्स आए थे 10th में, जैसा मैंने बताया इधर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम आगे जाएंगे। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस डिवीज़न में आपको वैकेंसी चाहिए। जैसे कि आप इधर आओगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। आपको यहाँ पे आना है और मध्य प्रदेश के लिए चले जाना है। अब मध्य प्रदेश में बालाघाट, भोपाल और छतरपुर और छिंदवाड़ा, गुना और ग्वालियर और होशंगाबाद और खंडवा और रेवा और उज्जैन, विदिशा और रतलाम और मोरैना और मंदसौर और मांडला, सतना, सागर और सीहोर और उज्जैन, इन सब में से कहीं पर भी वैकेंसी मैं ले सकता हूँ। तो मैं ऐसे में करता क्या हूँ, मैंने सोचा कि मैं इस बार वैकेंसी जो ले रहा हूँ वो जबलपुर के लिए ले रहा हूँ। तो मैंने इधर देखा, मैंने इधर जबलपुर डाला, ठीक है। और जबलपुर पर मैंने ऐसे व्यू पोस्ट कर दिया। अब जबलपुर में इतनी सारी जगहों पे वैकेंसी आ रखी है, तो मैं सबसे पहले फॉर्म के अंदर इधर जबलपुर रख दूंगा, ठीक है। जबलपुर में इतनी सारी जगहों पे वैकेंसियाँ हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस देनी है मुझे कि जबलपुर डिवीज़न में मुझे इन सारे ऑफिस में से कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, वो मुझे बतानी है। आप देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है वो इन्होंने बता दिया। जनरली जब भी लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो वो यही चाहेंगे कि उनको ब्रांच पोस्ट मास्टर मिले सबसे पहले, फिर अगर उनको ABPM मिले तो भी ठीक है, तीसरे नंबर पर वो चाहेंगे डाक सेवक को। तो पहले मैं BPM को सबको प्रेफरेंस दे देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो जैसा कि आप इधर देखोगे ना, तो यहाँ पर हिंदी भाषा ही चाहिए इन सब जगहों पे। जबलपुर के इन सारे ऑफिस में हिंदी भाषा में सिलेक्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सारे पोस्ट ऑफिस में सिर्फ हिंदी भाषा से ही फॉर्म आपका अप्लाई भी हो जाएगा।
वैकेंसी भी मिल जाएगी। अब इन सब में से मुझे सबसे पहले जो वैकेंसी चाहिए वो मुझे चाहिए यहाँ पर, इसमें चाहिए। तो मैं इसमें करूँगा क्या, एंटर प्रेफरेंस, तो मैं इसमें लिख दूंगा 1। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर मैं इस पर लिख देता हूँ 2, फिर इस पर 3, इस पर 4 लिख देता हूँ, इस पर 5, इस पर 6 लिख दिया मैंने, और फिर इस पर मैंने लिख दिया 7, और इस वाले पोस्ट पे लिख दिया 8, इस पे लिख दिया 9, और इस पे लिख दिया 10। याद रखिए आप प्रेफरेंस ऐसे देना जहां आपको लेनी हो वैकेंसी। अब मैंने देखिए 10 ही जगहें भरी हैं, इसमें और पेज आ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे। जैसे कि जबलपुर में मैं आपको दिखा दूँ, ये जबलपुर की वैकेंसी हैं। जबलपुर में बहुत सारी जगह हैं, देखो जबलपुर में लगभग 157 जगहों पे पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफिस और एसओ इतने जगहों पे खुले हुए हैं। अकेले जबलपुर के अंदर 157 जगहों पे खुले हुए हैं। तो आपको इस तरीके से प्रेफरेंस देनी है और फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आप चाहो तो सेकंड पेज में जाके और प्रेफरेंस भर सकते हैं, नहीं तो इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जितनी जगहों पे चाहिए वहाँ वहाँ का फॉर्म भरना है। अब इसके बाद मैंने बोला आई डिक्लेयर दैट कि मैं सब कुछ सही भरा है, और सेव एंड प्रोसीड पे मैं टिक करूँगा। तो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको फॉर्म की फ़ीस भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट फीस पेमेंट पर आ जाते हैं, मेक पेमेंट पर टिक करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी, और वॉलेट वगैरह से भी। तो मैं क्यूआर कोड पर जाऊँगा और फिर मैं इस पर करूँगा डायरेक्ट भीम यूपीआई, और मेक पेमेंट कर दूंगा सिलेक्ट। इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल या किसी ऐसे डिवाइस से जिससे स्कैन हो जाए, स्कैन करके अपने अकाउंट डिटेल्स से पेमेंट कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं नेट बैंकिंग से भी कर सकता हूँ, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा। याद रखिए जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, आपका लिखा आ जाएगा फॉर्म सबमिटेड। फॉर्म का प्रिंट अपने पास रख लेना। इतना सा प्रोसेस है। किसी का कोई डाउट हो तो बता सकता है कमेंट में, और इतना ही है बस। इस वीडियो के अंदर आपका फॉर्म भर गया है। देखिए पेमेंट के बाद कुछ नहीं है, बस फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख लेना। किसी का कोई पॉइंट हो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।